ये है दुनिया की कुछ ऐसी अबैंडन्ड शिप्स जिनको आज तक रिसाइकल नहीं किया गया और आज ये लोगों के लिए एक लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेस बन चुकी हैं। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुहान और आप देख रहे हैं एंगर ऑन वाईटी के आज के इस वीडियो में 7 मोस्ट चिलिंग अबैंडन्ड शिप्स ऑन अर्थ। एडवर्ड बोलेन। समुद्री तट से 1.300 फीट दूर एडवर्ड बोलेन नाम का ये शिप वर्क, जिसे देखने में ऐसा लगता है मानो रेगिस्तान के बीचों बीच इसे ले जाकर के फेंक दिया गया हो। जिस जगह पर ये शिप पड़ा हुआ है उस जगह का नाम है कंकाल तट और ये जगह पहले ऐसी नहीं थी। यहाँ पर भी समंदर का पानी था, लेकिन इस शिप को रेगिस्तानी एरिया में देखकर हमारे मन में कई तरह के सवाल उठते हैं, जैसे ये जहाज रेगिस्तान में कैसे आया और अगर इस जगह पर समंदर का पानी था तो वो पानी गया कहाँ। 5 सितंबर 1909 एडवर्ड बोलेन स्वाकोपमुंड से टेबल बे तक जाने के लिए निकलता है, लेकिन नामीबिया के कंकाल तट तक जैसे ही पहुंचता है यहाँ बहुत ज्यादा घना कोहरा था। इस घने कोहरे के कारण शिप का बैलेंस बिगड़ चुका था और वो समुद्र तट से लगभग 100 मीटर दूर रेत के ढेर पर फंस जाता है। रेत के टीले से उसे खींचने के असफल प्रयास के बाद सभी 30 यात्री जहाज से उतर गए और अगले 10 दिनों में रिपोर्टर्स का कहना था कि शिप के चारों तरफ इतनी ज्यादा रेत जम गई थी कि वो डूब गया। आज हम देखें तो 310 फीट लंबा ये मालवाहक जहाज रेत में धंसा हुआ नजर आता है और ऐसा इसलिए क्योंकि डूबने तक तो शिप समंदर में ही था, बट जैसे जैसे समय गुजरता गया समय के साथ साथ रेगिस्तान ने समुद्र तलों को अपने अंदर निगलता गया, जैसे आज ये हरी भरी जमीनों को भी निगल रहा है। हवा में उड़ने वाली रेतों की लहरों ने उस समुद्री पानी की जगह ले ली। समय के साथ साथ ये रेगिस्तान तट को 1000 फीट से भी ज्यादा निगल चुका है। दैट्स व्हाई ये मलबा आज रेगिस्तान में नजर आता है। आज कंकाल की तरह पड़े इस शिप को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है और ऐसा नहीं है कि इस कंकाल तट पर सिर्फ यही एक शिप फंसी हुई थी। इससे पहले भी 2 शिप यहाँ पर फंस चुके थे, लेकिन समय गुजरने के साथ उन शिप्स की बहुत ही कम अवशेष नजर आते हैं। ला फैमिली एक्सप्रेस तुर्क और कायोकास आइलैंड से करीबन 3.2 किलोमीटर दूर समुद्र में आज भी ला फैमिली एक्सप्रेस का मलबा पड़ा हुआ है। आए दिन काफी सारे लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं। इनफैक्ट ये जगह तो वहाँ के लोकप्रिय स्थानों में से एक है। इस शिप को 1952 में सोवियत यूनियन द्वारा बनाया गया था और उस दौरान इसका नाम फोर्ट चियोचिंको था, जिसे सोवियत ने भी ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम लिया करती थी। कुछ सालों बाद 1992 में इस शिप को किसी आइलैंडर को बेच दिया गया, यानी कि इसे तुर्क्स एंड काइकोस आइलैंड पर किसी बंदे के हाथों बेच दिया गया और वहीं इसका नाम ला फैमिली एक्सप्रेस पड़ा और वहाँ इसे क्षेत्रीय मालवाहक जहाज के रूप में काम लिया जाता था। 1999 तक आते आते ला फैमिली एक्सप्रेस की स्थिति काफी ज्यादा दयनीय हो गई थी। इसके फॉरवर्ड टू 2004 में आए हरिकेन फ्रांसिस तूफान ने ला फैमिली एक्सप्रेस को ट्रैवलिंग के दौरान काइकोस के शैलो वाटर में फेंक दिया था। यह तूफान इतना खतरनाक था कि इसने शिप को दक्षिणी डॉक से 19 किलोमीटर दूर तक ड्रिफ्ट कर दिया था और इसका लंगर भी इसी के साथ ड्रिफ्ट होता रहा जब तक कि ये अपने पोजीशन पर आकर के क्रैश नहीं हो गया, यानी तुर्क एंड काइकोस आइलैंड से 3.2 किलोमीटर दूर। अब चूंकि शिप की हालत पहले से ही खराब थी, दैट्स व्हाई इसे निकालने के बारे में किसी ने नहीं सोचा और आज भी ये शिप वहीं जर्जर होकर के खड़ी पड़ी है, जो आज लोगों के लिए एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। SS माहेनो ऑस्ट्रेलिया के फ्रेशर आइलैंड पर एक शिप व्रेक पड़ा हुआ है, जो लोगों के लिए एक लोकप्रिय टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है। लोग आते हैं, फोटोज क्लिक करवाते हैं, यहाँ के व्यू को एंजॉय करते हैं, बट इस शिप की हिस्ट्री क्या है, ये इस आइलैंड पर आया कैसे और इसकी कहानी क्या है। 5000 टन के स्टील पतवार वाले इस जहाज को स्कॉटलैंड में 1905 में बनाया गया था। 400 फीट लंबी और 50 फीट चौड़ी वाले इस जहाज में 420 यात्री ट्रैवल कर सकते थे। इसलिए 1905 से लेकर 1935 तक न्यूजीलैंड, सिडनी, वैंकूवर, मेलबर्न और तास्मानिया जैसे बंदरगाहों पर कंटिन्यूअसली पैसेंजर ट्रांसपोर्टिंग किया करता था। बट प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल लिवरपूल के द्वारा इस शिप को खरीद लिया गया, जिस दौरान इसे अस्पताल जहाज के रूप में बदल दिया गया, जिसे घायलों के इलाज में काम लिया जाने लगा। युद्ध के दौरान जो भी सोल्जर घायल होता उसका इलाज इसी शिप में किया जाने लगा। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो महेनो फिर से अपने पहले वाले ओनर के पास चला आया।
3 जुलाई 1935 महीनों ने एक 1758 टन के जहाज ऊना को 900 फुट के रस्सी तार से जोड़कर टो करके सिडनी ले जा रहा था। बट 7 जुलाई के दोपहर को तट से करीबन 80 किलोमीटर दूर आए एक चक्रवात के दौरान ये दोनों जहाज अलग हो गए। महीनों में उस दौरान 8 लोग मौजूद थे। इस आए चक्रवात की वजह से जहाज बह गया और गायब हो गया। बाद में महीनों को 10 जुलाई 1935 को ऑस्ट्रेलिया के फ्रेजर द्वीप पर पाया गया और शिप में मौजूद 8 लोग अभी भी जिंदा थे और मदद आने का वेट कर रहे थे। जहाज को फिर से तैराने की कोशिश की गई बट ये प्रयास विफल रहा। दैट्स व्हाई शिप को वैसे ही छोड़ दिया गया और तब से महीनों उसी जगह पर आज भी मौजूद धीरे धीरे जंग खा रहा है। काबो सांता मारिया। In 1968, a Spanish transport ship काबो सांता मारिया कई तरह के माल और उपहारों जैसे लग्जरीज कार, कपड़े, दवाइयाँ और 4 चर्च की घंटियाँ, इतने सारे चीजों को ब्राजील और अर्जेंटीना ले जा रहा था। बट जैसे कैप्टन ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि 1 सितंबर के दिन सुबह सुबह जहाज बोआ एस्परांगा के तट पर फंस गया। शिप को किसी दूसरे तटवर्ती जहाज के सहारे हटाने की कोशिश की गई परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। अब चूंकि शिप में काफी सारी चीजें मौजूद थीं, उनको निकालने के लिए दूसरे शिप के आए सरकारी कर्मचारियों और मशीन ऑपरेटर्स साथ में खच्चरों और गधों का भी इस्तेमाल किया। जहाज से इन सारे मालों को निकालने में करीबन 1 साल लग गए थे। लेकिन आज जहाज धीरे धीरे टूट रहा है। हवा और लगातार लहरों से लगभग 50 सालों तक टकराने की वजह से जहाज का अधिकांश हिस्सा गायब हो चुका है और फिलहाल जंग लगा खोल ही बचा हुआ है। लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जो आने वाले सालों में पूरी तरह से ये गायब हो जाएगा। लेकिन तब तक ये जगह लोगों के लिए एक लोकप्रिय स्थल बना हुआ है। MS वर्ल्ड डिस्कवरर, जर्मनी। In 1974, MS वर्ल्ड डिस्कवरर truly a ship made for discovering the world। दोहरे पतवार से निर्मित इस जहाज को एंटार्क्टिका में ध्रुवीय क्षेत्रों पर चलने के लिए बनाया गया था, ताकि जहाज में मौजूद पैसेंजर्स बिना किसी डर और जहाज के बिना किसी नुकसान के बर्फ के टुकड़ों का अवलोकन करीब से कर सके। और साथ में शिप पर इन्फ्लेटेबल डिंगियों का एक बेड़ा भी बंधा हुआ था, जिससे पैसेंजर्स तट रेखाओं पर उतरकर बर्फ के टुकड़ों का अवलोकन और ज्यादा नजदीक से कर सकें। देन 30 अप्रैल 2000 शाम के 4 बजे द वर्ल्ड डिस्कवरर सोलोमन द्वीप के सैंड फ्लाई पैसेज में एक बड़े से चट्टान से टकरा जाता है। जहाज में मौजूद सारे लोगों को सेफली बाहर निकाल तो लिया गया था। काफी कोशिशों के बाद इसे द्वीप के काफी करीब लाया जा चुका था, बट शिप एक तरफ से पूरी तरह से झुक चुकी थी। आगे चलकर कई कंपनियों ने इस जहाज को बचाने की प्रयास करी, बट सभी ने पाया कि सोलोमन द्वीप पर हुई गृह युद्ध के दौरान स्थानीय लोगों ने इसे पहले ही लूट लिया है। इसके अलावा ज्वार की गतिविधियां जहाज के स्ट्रक्चर को और ज्यादा नुकसान पहुंचा चुकी थी और इसके सतह पर जंग भी लग चुका था। दैट्स व्हाई जहाज को निकालने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए शिप को उसी हालत में छोड़ दिया गया। और ये शिप 2000 से आज भी एक ओर झुका हुआ आधा डूबा हुआ वहीं पर पड़ा हुआ है और ये शिप भी लोगों के एंजॉयमेंट का केंद्र बना हुआ है। 1922 में जर्मनी के हैम्सबर्ग में लॉन्च किया गया ये मालवाहक जहाज आर्केडिया के नाम से जाना जाता था, जिसे 1924 में बेच दिया गया और इसका नाम बदलकर इल्बिंग रख दिया गया। फिर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम समय में मित्र राष्ट्रों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और यूके के युद्ध परिवहन मंत्रालय को सौंप दिया गया। फास्ट फॉरवर्ड टू नवंबर 1960, अब इसका नाम फ्रांसिस्को मोरजान रख दिया गया था। अक्टूबर 1960 को शिप ने मियामी फ्लोरिडा से अपनी अंतिम यात्रा शुरू की। ये मॉन्ट्रियल, टोरंटो और शिकागो जाने के लिए रवाना हुआ, बट 28 से 29 नवंबर की रात एक बर्फीले तूफान ने फ्रांसिस्को मोरजान को रास्ते से भटका दिया और उसी शाम 6:35 पर शिप दक्षिणी मैनीटो द्वीप के तट पर फंस गया। जिस वक्त वो बर्फीला तूफान चल रहा था उस वक्त हवा की चाल 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार थी, यानी कि 64 किलोमीटर प्रति घंटे। इतने तेज बर्फीले तूफान ने शिप को तट से मात्र 270 मीटर दूर उथले पानी में फेंक दिया। फास्ट फॉरवर्ड टू 1968, आइलैंड के स्थानीय लोगों ने शिप में मौजूद मालों जैसे उसमें डिब्बाबंद चिकन, मशीनरी, प्लेट्स, खिलौने, मसाले और भी काफी सारा माल लदा हुआ था। उन्होंने आने वाले 8 वर्षों तक इनका यूज करते रहे। बट अगस्त 1968 में कुछ बंदों ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया कि शिप को वहां से हटाया जाए, क्योंकि सड़ता हुआ माल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था और उसमें मौजूद 25,000 लीटर तेल प्रदूषण का खतरा भी पैदा कर रहा था। मुकदमा दायर करने के अगले ही दिन शिप में आग लगी हुई पाई गई।
और शिप के अंदर के माल भी पूरी तरह से जल चुके थे। और जिन्होंने कोर्ट में मुकदमा दायर किया था उनमें से 3 में से 2 लोग गायब थे और बाद में उन्होंने मुकदमा भी वापस ले लिया था। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि उन्होंने ही शिप में आग लगाई थी। बाय द वे, आज भी शिप का जंग खाया हुआ हिस्सा उसी जगह पर दिखाई देता है। ऑलराइट, नाउ वी हिट द फाइनली फर्स्ट वन, SS अमेरिका। ये एक ऐसा जहाज है जिसका इतिहास दिलचस्प रहा है। 1940 में यूनाइटेड स्टेट लाइन्स के लिए एक क्रूज जहाज के रूप में निर्मित इस शिप को 1941 में अमेरिकी नौसेना परिवहन के रूप में यूज किया जाता था, क्योंकि उस वक्त अमेरिका पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। अपनी नौसैनिक सेवा के दौरान SS अमेरिका ने कुल 3,50,000 से भी अधिक सैनिकों को ढोया। युद्ध के समाप्त के बाद SS अमेरिका को फिर से ट्रांसपोर्टेशन में लगा दिया गया। फिर इसे 1992 में थाईलैंड में बेच दिया गया, जहां इसे 5 स्टार होटल के रूप में समंदर पर खोला गया, जिस दौरान इसका नाम बदलकर अमेरिकी स्टार रख दिया गया। 1993 में यह शिप ग्रीस से रवाना हुआ था, लेकिन खराब मौसम के कारण इसे वापस लौटना पड़ा। लेकिन जब ये दूसरी बार रवाना हुआ तो अटलांटिक में एक तूफान में फंस गया। ये तूफान इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसकी टो लाइनें टूट गईं। इसमें मौजूद लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन तूफान ने इस शिप को कैनरी द्वीप पर ले जा फेंका। अब इस शिप को बचाया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि 2 दिनों के भीतर इन तेज लहरों ने शिप को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था। इसका पिछला हिस्सा 1996 में पूरी तरह से टूट करके तो डूब गया, जबकि इसका अगला हिस्सा कई दशकों तक ऐसे ही बरकरार था। लेकिन आज इसका समय के साथ साथ अगला हिस्सा भी पानी में डूब चुका है, जो सैटेलाइट के जरिए थोड़ा थोड़ा नजर आता है। बाय द वे, इन 7 शिप्स में से सबसे खतरनाक स्टोरी आपको किसकी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अपना एक प्राइसलेस लाइक इस वीडियो को डोनेट जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।